हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम थर्ड यूनिट में आ गए हैं। अब कम्युनिटी हेल्थ में थर्ड यूनिट पढ़ेंगे और उसमें पहला टॉपिक है डिजीज़ेस या रोग। इसमें हम पढ़ेंगे रोगों के कारण, संचरण, लक्षण, उद्भवन काल, उपचार व प्रतिरोधक उपाय। यानी कि क्या है कारण, किसी भी डिजीज़ का कारण क्या है। संचरण यानी कि वो एक से दूसरे में किस तरीके से जाता है। फिर लक्षण यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पता चलेगा आपको। उद्भवन काल यानी कि कितना समय लगता है, इंक्यूबेशन पीरियड भी जिसको बोलते हैं कि जब तक लक्षण आते हैं उतने समय में कितना टाइम लगता है। उपचार और प्रतिरोधक उपाय, हम इन टर्म्स को भी अभी डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। शरीर में जब रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और कमज़ोरी आ जाती है। शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और रोग जो कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ तो संक्रमण से होते हैं और कुछ कीट पतंगों से, पशुओं से, पेड़ पौधों से होते हैं। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं जिनको कि हम बाद में पढ़ सकते हैं। प्रत्येक रोग के लक्षण और उपचार भिन्न भिन्न होते हैं और लक्षण उत्पन्न होते ही लेकिन रोग को प्रारंभिक अवस्था में ही रोकने का प्रयास होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाएगी तो फिर इलाज कराने में बहुत समय लगेगा। अब हम परिभाषाएं देख लेते हैं जिससे कि आपको हर रोग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम इन शब्दों का बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब रोग कारक जीवाणु प्रवेश करते हैं और गुणन क्रिया करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत सारी संख्या में वृद्धि हो जाती है, समुचित संख्या में वृद्धि हो जाती है, तब शरीर में लक्षण उत्पन्न होते हैं और रोगों की उत्पत्ति होती है, जिससे क्या कहते हैं संक्रमण काल। संक्रमण है ना, ये जो संक्रमण है ये जीवाणु शरीर में विष उत्पन्न करते हैं जो शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। और संक्रामक रोग अधिकतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से वायु, जल, भोजन इत्यादि से प्रसारित होता है। किसी भी कारण से प्रवेश कर सकते हैं। जब वो प्रवेश करने का जो समय है वो इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर आता है महामारी यानी कि एपिडेमिक। अब बीमारी का जब सामान्य से अधिक प्रसार हो जाता है, एक समय में उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और एक साथ अनेक लोग जब एक ही रोग से प्रभावित होते हैं तो उसे महामारी कहा जाता है। जैसे कि भीड़, मेले, भोज इत्यादि के समय हैजा या कॉलेरा जैसा रोग कई लोगों को एक साथ हो जाने का खतरा रहता है और ऐसा होता रहता है। और आजकल के समय में हम देख रहे हैं जैसे कि कोरोना इन्फेक्शन भी महामारी का रूप ले चुका है, क्योंकि किसी किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसका प्रसार हो रहा है और ये एपिडेमिक की तरफ बढ़ रहा है। और भी फिर आता है एंडेमिक। एंडेमिक यानी कि एक वर्ष से कम या अधिक समय तक किसी क्षेत्र में बीमारी बनी रहने पर स्थानिक कहलाती है। उस स्थान पर ही मतलब फिक्स हो गई है और उसमें ज़्यादा समय लगेगा ठीक करने में। ऐसा भी अब इसके साथ में हो गया कोरोना के साथ में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 महीने से अधिक समय तो हो गया है और भी अभी कोई चांस नहीं है कि 1-2 महीने और भी लग सकते हैं इसको रिकवर होने में। तो इसके एग्जांपल जैसे टाइफाइड है और अमीबाइसिस है ये, या फिर अब कोरोना भी आ गया इसके अंदर। फिर आता है विकीर्ण या स्पोरेडिक। इसमें संक्रमण तो कुछ ही लोगों में फैला होता है और समय समय पर होता रहता है, परंतु दूसरे लोगों को ये रोग नहीं होता है, तब इसको कहते हैं विकीर्ण या स्पोरेडिक। स्पोर्स चले जाते हैं व्यक्ति में और फिर वो बार बार उसका इन्फेक्शन होता रहता है। फिर है विश्वमारी या पेंडेमिक। जब महामारी एक ही समय में संपूर्ण विश्व में फैली हो तब उसे विश्वमारी कहा जाता है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा, हैजा। इन्फ्लुएंजा 1955 में फैला था और हैजा जो है 1962 में फैला था। और अब है कोरोना जो कि पहले एंडेमिक था और अब पेंडेमिक की तरफ हो गया है। पेंडेमिक क्यों हो गया है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर देश में ये फैल गया है, तो इसलिए ये कहला रहा है विश्वमारी या पेंडेमिक। अब आप समझ गए इसको। फिर आता है उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि कितना समय लेता है स्वस्थ शरीर में रोगाणु प्रवेश करने से लेकर के और रोग के लक्षण उत्पन्न होने तक का समय जो है वो उद्भवन काल कहा जाता है। रोगाणु क्या करते हैं कि शरीर में जब पहुंचते हैं तो गुणन प्रक्रिया करते हैं और संख्या में वृद्धि करते हैं। उसके बाद रक्त कणों से संघर्ष करते हैं। अधिक संख्या होने से रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता
नष्ट हो जाती है और शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये उद्भवन काल कुछ घंटों से लेकर के और कुछ दिनों तक का हो सकता है। अगेन मैं आपको कोरोना का एग्जाम्पल ही दूंगी क्योंकि करंट चल रहा है, तो इसके अंदर आप सब अब जान गए होंगे। मैं आपसे बाद में क्विज भी इसके ऊपर लूँगी, पर आपको याद हो गया होगा अब तक कि कितने दिन है, 7 से 10 दिन और अधिकतम 14 दिनों का उद्भवन काल कोरोना का चल रहा है। फिर आता है संक्रामक काल। संक्रामक काल यानी कि इन्फेक्टिव पीरियड। अब रोग के लक्षण उत्पन्न होने से लेकर यह अवधि जब तक रोगी संक्रामक बना रहता है, अर्थात वह रोगजनक सूक्ष्म जीवों को प्रसारित करता रहता है, संक्रामक काल कहा जाता है। यानी कि रोगी ठीक हो गया। एक तो होता है रोगी के लक्षण उत्पन्न होने का हमने अभी भी देखा कि उद्भवन काल से रिलेशन है, उसमें आपको रहते 7 से 10 दिन। फिर संक्रामक काल होता है 14 दिन का। तो इस तरह से रोग के लक्षण आने से लेकर के और वो अवधि जब तक वो संक्रामक बना रहता है, यानी कि इन्फेक्शन फैलाता रहता है, वो संक्रामक काल कहलाता है। फिर है रोगवाहक या वेक्टर। वो कीट या कीड़ा जो कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रसारित करता है, रोगवाहक कहलाता है। फिर आते हैं संक्रामक संवाहक यानी कि कैरियर। वो व्यक्ति जो कि रोगवाहक सूक्ष्म जीवों को शरीर में आश्रय देते हैं पर स्वयं रोगी नहीं होते या रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं करते, वही संक्रामक संवाहक कहलाते हैं। जैसे कि आज अपन देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा लक्षण दिखाते नहीं, बहुत सारे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं या कि जिनके रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं होते। हम अभी आजकल अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं और कुछ भी लोगों में जानकारी रख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके की सिम्टम पता नहीं होते, लेकिन जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वो इन्फेक्टिव हैं। तो ऐसे लोग जो हैं कैरियर कहलाते हैं, क्योंकि खुद तो रोगी नहीं हुए, उनके अंदर कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं, उनको कोई परेशानी भी नहीं आई, लेकिन उन्होंने दूसरों तक इस रोग को पहुंचा दिया। ये कहलाते हैं संक्रामक संवाहक। अब इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है उद्भवन अवधि के रोगवाहक, यानी कि जब लक्षण उत्पन्न ही नहीं हुए उसके पहले की अवधि में जो रोग प्रसारित करते हैं, जैसे कि जुकाम, खांसी, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये इसी तरह के लोग होते हैं, और इवन कोरोना, इन सब रोगों से ग्रसित रोग इस प्रकार से रोग फैलाते हैं। फिर होते हैं स्वास्थ्य लाभ करने के दौरान वाले संवाहक, यानी कि स्वस्थ होने के बाद तक, जब से लक्षण आए तब से स्वस्थ होने तक जो रोग का प्रसार करते हैं या रोगाणु को निष्कासित करते हैं, ऐसा ज़्यादातर लोग होते हैं। ठीक है। फिर है चिरकारी रोगवाहक, यानी कि रोग का प्रसार लंबे समय तक करने वाले व्यक्ति को चिरकारी रोगवाहक कहा जाता है, जिसके अंदर इन्फेक्शन बना हुआ है और वो ठीक तो हो गए लेकिन लंबे समय तक इन्फेक्शन फैला रहे हैं। फिर आता है स्वस्थ रोगवाहक, यानी कि वे व्यक्ति जो स्वयं रोग ग्रसित नहीं होते हैं लेकिन रोगाणु वहन कर रोगों का प्रसार करते हैं। ऐसे रोगवाहक व्यक्ति सबसे अधिक खतरनाक होते हैं और पोलियो और हैजा के रोगाणु इसी तरह से प्रसारित होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि इनको कोई प्रॉब्लम होगी, आपके साथ साथ रहते हैं, आपके साथ काम करते हैं और आप बीमार हो जाते हैं, वो बीमार नहीं होते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब देखते हैं हम रोग संचरण या कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब कोई भी बीमारी है तो उसको उत्पन्न करने के स्रोत वही है जहाँ रोगाणु स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं और संख्या में वृद्धि करते हैं। अब इनमें ये चारों हो सकते हैं, मनुष्य, पक्षी, पशु, मिट्टी या अन्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ हो सकते हैं, या जिन चीज़ों के अपन ने हाथ लगाया है, कागज़ है, कपड़ा है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सकती है जो अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग होती है। अभी आपको बहुत ही घबराहट के दिन होंगे क्योंकि कोरोना का हमें पता नहीं चलता है कि किस चीज़ से हो जाए, तो हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पर ख़ास तौर से मेटल, कपड़े, इन सब चीज़ों में हाथ लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये रोगवाहक हो सकते हैं, रोग संचरण हो सकता है इससे। तो मनुष्य के द्वारा रोग का प्रसार रोगवाहक व्यक्ति करता है और कई प्रकार से ये जीवाणुओं को निष्कासित कर सकते हैं, जैसे कि थूक से, मल से, मूत्र से, या स्वैब होता है, किसी भी तरीके से निष्कासित कर सकते हैं, वो दूसरों तक पहुंच सकता है। फिर इनको हम और डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला है श्वसन मार्ग, सबसे कॉमन है ये,
क्योंकि ये पब्लिक में होता है। नाक, मुंह, गला और फेफड़े ये खुला होता है और इसकी वजह से खांसने, छींकने या थूकने से ये सब बीमारियां फैलती है, जैसे कि जुकाम, खांसी, खसरा, क्षय रोग, निमोनिया इत्यादि। थूकने और छींकने से रोगाणु वायु के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश कर रोग को प्रसारित करते हैं। फिर है आंतों के मार्ग से, तो ये है जो मैंने जैसे बताया कि मलमूत्र से। मलमूत्र से कौन से होते हैं? टाइफाइड, पेचिश, आंतकृमि, हैजा, पोलियो इत्यादि, इन सब से निष्कासित रोगाणुओं से रोग उत्पन्न होता है। एंड कोरोना 2 मैं बता रही हूँ आपको, श्वसन मार्ग भी है, आंतों का मार्ग भी है। पाचन नली के द्वारा शरीर में विभिन्न रोगों के छूत प्रवेश करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन प्रवेश करते हैं, और भोजन व पेय पदार्थों से भी रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर आता है त्वचा से। त्वचा से कौन से रोग है? ज़्यादातर पपड़ी, फोड़े, फुंसी इत्यादि से चेचक, छोटी माता जैसे रोग फैलते हैं। टिटनेस है, खुजली है, ये सारे रोग त्वचा से फैलते हैं, त्वचा को इन्फेक्ट करते हैं। और काटने वाले कीड़े चर्म में काटकर रोगों को पहुंचाते हैं, और इंक्लूडिंग कोरोना भी है, क्योंकि कोरोना भी एब्जॉर्ब करता है। जहाँ भी आपका कट है वहाँ से कोरोना अंदर एंटर कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर आता है रक्त, यानी कि एड्स, मलेरिया, पीत ज्वर यानी येलो फीवर कहलाता है, डेंगू, फाइलेरिया, ये सारी डिजीज़ जो है रक्त के माध्यम से फैलते हैं। और हेपेटाइटिस भी है, और भी कुछ बीमारियां और भी नई नई अब आने लगी हैं, तो वो भी सब इसी से ही फैलती हैं। तो रक्तदान दाताओं के संक्रमित रक्त से या संक्रमित इंजेक्शन से या सिरिंज सुई के उपयोग से भी ये रोग फैलता है। इसलिए इंजेक्शन और सिरिंज हमेशा फ्रेश होना चाहिए, डिस्पोजेबल यूज़ करना चाहिए हमेशा, जिससे कि आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम हों, और अगर आपको रक्त चढ़वाना पड़े तो वो टेस्टेड होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें हम पहले रोग का डिस्कशन करते हैं, वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया यानी कि ऐसी बीमारी है जिसको हम गलघोटू भी कहते हैं। ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। ज़्यादातर इसमें बच्चे चपेट में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स नहीं आ सकते। ओल्ड एज या जिनकी इम्यूनिटी पुअर है वो भी इसके अंदर आते हैं। और ज़्यादातर इसमें कॉरिनो बैक्टीरिया जो है उसके इन्फेक्शन से होता है। सबसे पहले गले को नुकसान पहुंचाता है, और इसके इन्फेक्शन के असर से सांस नली में एक झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसके अलावा भी ये शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा देता है, पर मेनली जो है टॉन्सिल, ग्रसनी, नासिका और स्वर यंत्र पर आक्रमण करता है, और इसके चारों ओर एक झिल्ली बना देते हैं, और इस झिल्ली के अंदर वो मल्टीप्लाई करते हैं और अपने टॉक्सिन फैलाते हैं, जिसको हम एक्सोटॉक्सिन भी कहते हैं। और फिर ये झिल्ली से बाहर निकल के और शरीर में संचारित होने लगते हैं। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है, और कभी कभी ये बीमारी जानलेवा साबित होती है, क्योंकि इसमें फ़ीवर भी बहुत आता है। तो हाई फीवर से भी किसी किसी की डेथ हो जाती है। डिप्थीरिया के कारण देखे जाएं तो ये एक संक्रमण की बीमारी होती है, और इसके जीवाणु जैसे कि मैंने बताया मुंह, नाक और गले में रहते हैं, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने और छींकने से आसानी से फैलता है। अब बारिश के मौसम में डिप्थीरिया सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसके जुकाम वगैरह भी ज़्यादा होता है, और इसके जीवाणु सबसे ज़्यादा इस समय फैलते हैं। और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये पूरे शरीर में बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और इसके अंदर अगर फर्स्ट वीक में अगर इलाज नहीं होता है तो डेथ हो जाती है, और हार्ट वगैरह सब में पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है, इसलिए उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बैसिलस वर्ग के 3 मुख्य जीवाणु होते हैं: कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थरी ग्रेविस, कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थरी इंटरमीडियस और कॉर्नीबैक्टीरिया मिटियस। तो इनमें से लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, फर्स्ट वाली सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाती है। अब प्रसार किस तरह से होता है? क्योंकि छींकों, खांसी आदि के द्वारा तो होता ही है, यानी कि रोगवाहक व्यक्ति के द्वारा, सीधे संपर्क द्वारा, और रोगी के संक्रामक पदार्थों द्वारा, तौलिया, वस्त्र, बर्तन आदि से, अन्य पदार्थ जैसे कि चाकू, किताब, खिलौने, यानी जिस जिसको उसने हाथ लगाया उन सब से इन्फेक्शन फैल सकता है। दूषित जल, छींकों का अगर उसके अंदर स्राव चला गया है, दूध है, भोज्य पदार्थ द्वारा, यानी कि सब कुछ अच्छी तरह से कुकड होना चाहिए, नहीं तो फिर इन्फेक्शन फैल सकता है। उद्भवन काल जो है 2 से 5 दिन का होता है।
यानी कि 2 से 5 दिन के अंदर अंदर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और संक्रामक अवधि जो है इसकी 2 से 4 सप्ताह की होती है। और ज़्यादातर क्या होता है कि गले से निकले स्राव का कल्चर टेस्ट किया जाता है और जीवाणु पाए जाने पर उसके अनुसार उपचार किया जाता है। अब लक्षण अगर देखे जाएँ तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये 2 से 5 दिन में दिखाई देते हैं इसके लक्षण। इसमें स्किन का रंग जो है नीला पड़ने लगता है विष के कारण, और संक्रमण फैलने पर सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में सूजन होती है, खांसी होती है, गले में दर्द होता है, और संक्रमण फैलने के बाद जैसा कि हर इन्फेक्शन के बाद होता है इसमें भी बुखार रहने लगता है। लेकिन बुखार जो है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है और शरीर हमेशा बेचैन रहता है क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, निगलने में कष्ट हो रहा है, सूजन आ रखी है। तो इसके कारण अगर बहुत ज़्यादा विष उत्पन्न हो गया है तो प्रथम सप्ताह में ही मृत्यु हो सकती है। और खांसी के समय बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आती है, तो ये इसका खास लक्षण है। गला घोटू है ना, गले में सूजन और बुखार, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। इस बच्ची की डेथ हो गई थी इसके वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूजन थी, सांस लेने में परेशानी हुई थी और बहुत ज़्यादा फीवर भी था। इसका उपचार किस तरह से किया जाए, तो डिप्थीरिया संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति के हाथ में एंटीटॉक्सिन का टीका लगाया जाता है। और जिस व्यक्ति को टीका लगाया जाता है उसकी एंटी एलर्जी टेस्ट करके पहले जांच करते हैं कि कहीं वो सेंसिटिव तो नहीं है। फिर पहले कम मात्रा में दिया जाता है और अगर वो उसको सूट कर रहा है तो धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और नियमित टीके अगर लगवाते रहते हैं तो जान को खतरा नहीं रहता है और टीकाकरण के बाद डिप्थीरिया होने की चांस भी नहीं रहते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है। जब शिशु पैदा होता है तो जन्म के 6 सप्ताह से 9 माह में डीपीटी का टीका लगता है। अब आप लोगों को शायद सुन रखा होगा, आपने ध्यान होगा अब आपको, डीपीटी क्या है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, इनका मिश्रित टीका लगता है जिसकी 3 खुराकें 1-1 माह के अंतराल पर दी जाती है। और फिर 2 वर्ष का बच्चा होने पर बूस्टर खुराक दी जाती है। तो इससे वो बच्चा ये समय पार कर जाता है 2 से 5 साल वाला, और फिर उसको चांसेस कम हो जाते हैं डिप्थीरिया होने के। तो इस तरह से आप समझ गए कि ये किस तरह से इलाज किया जाता है और किस तरह से हम रोग से बचना चाहिए। तो रोग से बचाव ही उपचार है, इसका ध्यान रखें। तो जब भी ऐसा पता लगे कि कहीं फैल रहा है या किसी को खांसी है, जुकाम है, तो आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। रोगी के बर्तन, वस्त्र और सब वस्तुओं को विसंक्रमित किया जाना चाहिए और रोग से बच कर रहें ताकि आपको उपचार की आवश्यकता ही न पड़े। तो इस तरह से हम नेक्स्ट में अगली डिजीज़ पढ़ेंगे हम, काली खांसी। अभी के लिए इतना ही, इसको पढ़ें और इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी, वो तैयार करें। ओके, थैंक्स।